हेलो एवरीवन। तो सीएसबी बैंक के Q3 के रिजल्ट्स आए हैं एंड रिजल्ट के बाद हमने देखा मार्केट ने काफी नेगेटिव रिएक्शन दिया। 14-15% तक का फॉल आया था स्टॉक के अंदर। मेन रीजन तो वही था कि ग्रॉस एनपीए बैंक के बढ़े क्यू ऑन क्यू लेवल पे, और अभी जैसा टाइम है स्पेशली मार्केट के अंदर, तो मतलब ओवर रिएक्शन आप बोल लो या वैसे भी मार्केट थोड़ा सा ज्यादा कॉशियस है कि किसी भी बिजनेस का कुछ भी खराब नंबर आता है, और स्पेशली लेंडर का तो एसेट क्वालिटी मतलब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और अभी आप फेज देखोगे ना, तो लेंडिंग इंडस्ट्री में लगभग 90-99% जो लेंडर्स हैं वो अच्छे एसेट क्वालिटी की बात कर रहे हैं। तो वहां पे कोई भी लेंडर एकदम से अगर सरप्राइज देता है तो इस तरीके का रिएक्शन हम देखते हैं। जैसे हमने वो फेड बैंक फाइनेंशियल जो एनबीएफसी है उसके साथ में भी ऐसा ही हुआ था। सीक्वेंशियली ग्रॉस एनपीए बढ़ा और हमने देखा कि स्टॉक में आई थिंक 10-11% का करेक्शन। सेम सीएसबी बैंक के साथ में भी हुआ। लेकिन हमको और भी चीजें देखनी है कि एक तो एनपीए बढ़ा क्यों, क्या ये कोई स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है बैंक के अंदर, और जो ऑपरेशनल मैट्रिक्स हैं इस बैंक के उसमें इन्होंने कैसा परफॉर्म किया है, कॉन कॉल में मैनेजमेंट ने क्या कमेंट्री दी है, वैल्यूएशन कैसा लगता है, आगे का ग्रोथ आउटलुक कैसा लगता है, ये सारी चीजों पर डिस्कशन करेंगे। तो इनके Q3 के ओवरऑल नंबर्स देखते हैं सबसे पहले। सो लोन बुक बैंक का 29% से ग्रो किया है। इंडस्ट्री के कंपैरिजन में अगर आप देखोगे तो डबल रेट से, मतलब इस क्वार्टर में Q3 में अभी तक 14-15% की ग्रोथ रही है इंडस्ट्री की लोन बुक के अंदर, और इनका ग्रोथ है 29%। सेम डिपॉजिट में भी लगभग डबल की ग्रोथ है। इंडस्ट्री का डिपॉजिट ग्रोथ आप देखोगे तो 11-12% है, इनका 21% है। लेकिन एक जो इंपॉर्टेंट चीज हमने सीएसबी बैंक में पहले भी डिस्कशन की है कि इनका जो डिपॉजिट का क्वालिटी है ना वो अच्छा नहीं है। मतलब कासा रेशियो पहले ही काफी कम है, और उसके ऊपर से हम इस क्वार्टर में क्या देख रहे हैं कि डिपॉजिट का ग्रोथ जो है वो लोन बुक के ग्रोथ से कम रहा है। हालांकि जो कुछ स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के साथ में जो प्रॉब्लम है कि उनका सीडी रेशियो काफी हाई है, 95-100% के आसपास, इनका उतना सीरियस प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इस क्वार्टर के बाद इनका सीडी रेशियो भी 90% से ज्यादा हो गया, 91-92% हो गया। तो ये एक थोड़ा मतलब पार्ट है जिसको हमको देखना होगा मैनेजमेंट इस पे आगे का कैसा कमेंट्री देता है। देन इनका वो एसबीएस, मतलब अगर आप सीएसबी को ट्रैक कर रहे हो तो मेन आपको आपके रडार पे यही होना चाहिए, एसबीएस विजन इनका। एसबीएस का एस तो चला गया, सस्टेन वाला जो फेज था इनका। बिल्ड वाला ये FY26 तक है, मतलब Q4 और इनका बिल्ड वाला फेज चलेगा, और इसके बाद अगले साल से स्टार्ट करेगा ये बैंक स्केल वाला फेज। कहने का मतलब क्या है, सस्टेन और बिल्ड में इस बैंक ने क्या किया, अपने जो भी इनके लूप होल्स थे, जो जो चीजें वीक थी उसको इन्होंने पूरा सा इंप्रूव, मतलब पूरा इंप्रूव किया। जो प्रोडक्ट्स ये बैंक नहीं करता था उसके ऊपर इन्वेस्ट किया, टेक्नोलॉजी के ऊपर इन्वेस्ट किया। अब अगले साल से ये क्या करेंगे, स्केल, यानी कि उन प्रोडक्ट को जितने भी इनके ब्रांचेस हैं सब में वहां पे उसको रोल आउट करेंगे, ज्यादा लोगों को हायर करेंगे, ज्यादा प्रोडक्ट्स लेकर के आएंगे, ज्यादा कस्टमर्स को ऑनबोर्ड करेंगे। तो अगले साल से आप एक तरीके से बोल सकते हो ग्रोथ वाला फेस इस बैंक का स्टार्ट होगा। फिर इस क्वार्टर में इनका ऑपरेशनल परफॉर्मेंस अगर हम देखें तो लोन बुक मिक्स, जैसे हमने इनके बिजनेस अपडेट में डिस्कस किया था, गोल्ड लोन अब इनका 50% से ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है पूरी लोन बुक में। आधे से ज्यादा जो लोन है वो आपका गोल्ड लोन है। और क्या चेंजेस हुए हैं तो आप देखोगे होलसेल, इसका भी कंट्रीब्यूशन बढ़ गया 22% से 24%। जो बिजनेस लोन है, मतलब जो एसएमई को ये लोन देते हैं, उसका कंट्रीब्यूशन कम हो गया है 13% से 12%। सेम आपको दिखेगा रिटेल में भी 20% से 13% हो गया है। रिटेल वैसे भी बहुत कम है ये, मतलब रिटेल पे तो अभी ये काम कर रहे हैं, उस बुक को बिल्ड कर रहे हैं, और जो कंट्रीब्यूशन है उसको भी इस क्वार्टर में कम कर लिया है। तो मेन जो ग्रोथ आई है वो कहां से आई है बैंक की, ये गोल्ड लोन और आपका होलसेल लोन। इन्होंने कॉनकॉल में बोला है कि दोनों बुक में मोर देन 40% की ग्रोथ हमको देखने को मिली है। तो पूरा लोन बुक जो हम देख रहे हैं 29% से ग्रो किया है, उसमें इन दोनों ने उस ग्रोथ को लीड किया है। फिर गोल्ड लोन का आप इनका ईल्ड देखो, 11.8% का ईल्ड है। अब हम कई सारे गोल्ड फाइनेंशियल्स को देखते हैं तो उनका ईल्ड कितना होता है, 17-18-20% के आसपास। तो ये हमको क्या बताता है कि सीएसबी बैंक जो है वो काफी सेफ कस्टमर्स के साथ में डील करता है, ज्यादा रिस्की कस्टमर्स को ये गोल्ड लोन नहीं देते हैं। तो ये पोर्टफोलियो इनका सेफ है, स्टेबल है। फिर इसके बाद में इनका डिपॉजिट वाला पार्ट अगर हम देखें तो एक तो ग्रोथ तो चलो है ही कम, 21% के आसपास। दूसरी जो खराब चीज है कि इनका कासा रेशियो और कम होता जा रहा है, मतलब वैसे ही कम है 20-21-22%। अब ये ट्रेंड भी आप देखो तो और लगातार कम होता जा रहा है। 24% था लास्ट ईयर, फिर 23 हुआ, फिर 21 हुआ, अब क्यू ऑन क्यू भी ये कम हो गया, 21 से 20% हो गया। दूसरा, पूरा डिपॉजिट मिक्स अगर आप देखोगे ना सीएसबी का, तो इनकी डिपेंडेंसी बल्कि डिपॉजिट पे बहुत ज्यादा है। 47% जो इन्होंने डिपॉजिट भरे हुए हैं वो बल्क डिपॉजिट है, मतलब किसी कॉर्पोरेट के साथ में इन्होंने अपना रिलेशनशिप बनाया और उनसे डिपॉजिट लेकर के आ गए, किसी एसएमई को ऑनबोर्ड किया, उनसे डिपॉजिट लेकर के आ गए। जो रिटेल कस्टमर्स हैं, जो इंडिविजुअल कस्टमर्स हैं मेरे आपकी तरह, उन पे डिपेंडेंसी नहीं है इनकी, मतलब सिर्फ 53% कॉन्ट्रीब्यूशन है। ये सबसे खराब चीज है इस बैंक की। मतलब ग्रोथ वगैरह चलो अपनी जगह है, लेकिन अगर आपका डिपॉजिट जो है उसमें रिटेल का कंट्रीब्यूशन नहीं होगा तो आपका जो विजन है कि कल को चल के आपको एक मेन स्ट्रीम बैंक बनना है, जैसे आईडीएफसी फर्स्ट है, फेडरल बैंक है या आईसीआईसीआई बैंक है, तो वो तो मतलब पूरा हो ही नहीं सकता। तो इसको इंप्रूव करना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है इनके लिए।
फिर इनका और ऑपरेशनल परफॉर्मेंस अगर हम देखें तो यील्ड आप देखोगे क्यू ऑन क्यू लेवल पे कम हो गया है। ये क्यों कम हुआ है? तो आपने मतलब अभी देखा होगा आरबीआई ने रेट दोबारा से कट किया, तो वो बेनिफिट क्योंकि आप पास ऑन करते हो फटाफट अपने बोरोअर्स को, करना ही पड़ता है, तो उसकी वजह से यील्ड आपका क्यू ऑन क्यू कम हो गया। लेकिन अच्छी चीज क्या है, यील्ड कम होने के बाद भी बैंक के मार्जिन इस क्वार्टर में इंप्रूव हुए हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे इसमें 5 बेसिस पॉइंट का इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। Q1 में ना इस मतलब अगर आप इनका कॉन कॉल सुनोगे Q1 वाला, इनको बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया था कि आपके मार्जिन का जो आप आउटलुक बता रहे हो कि मार्जिन यहां से इंप्रूव होंगे, वो कैसे होंगे, क्योंकि इंडस्ट्री में रेट कट हो रहे हैं। और आप लिटरली बड़े बड़े बैंकों को भी सुनोगे ना, सारे बैंक यही बोल रहे हैं कि अगले कुछ क्वार्टर तक हमारे मार्जिन पे प्रेशर है। प्रेशर क्यों है? क्योंकि डिपॉजिट बुक हमारा उस रेट से ग्रो नहीं कर रहा, लेकिन दूसरे साइड पे जो हमारे वो बोरोअर्स हैं, जो हमारे लोन हैं, उनको हमको वो एडवांटेज पास ऑन करना पड़ रहा है। तो हमारे मार्जिन के ऊपर प्रेशर रहेगा अगले कुछ टाइम के अंदर। उस इन्वायरमेंट में सीएसबी बैंक का आप देखोगे लास्ट 2 क्वार्टर में कंसिस्टेंट इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। एसेट क्वालिटी जरूर खराब हुआ है, लेकिन जो चीज अच्छी है उसके लिए हमको मतलब अप्रिशिएट भी करना चाहिए एक तरीके से। तो मार्जिन पे इन्होंने काफी अच्छा काम किया है। फिर बैंक का अगर हम आरओई वगैरह देखें तो ये भी इंपैक्ट हुआ है। क्रेडिट कॉस्ट इस क्वार्टर में बढ़ गया, 0.53% से 0.69% हो गया। कॉस्ट टू इनकम आप देखो इस बैंक का 64-65% होता था, अभी थोड़ा सा इंप्रूव हुआ इस क्वार्टर में, लेकिन अभी भी नॉर्मल बैंक के कंपैरिजन में ये बहुत हाई लेवल पे 60% का कॉस्ट टू इनकम है इनका। और फिर अगर हम इनका एसेट क्वालिटी देखें फाइनली, तो ग्रॉस एनपी आप देखो 1.81% से 1.96% का, यानी कि 15 बेसिस पॉइंट का क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे ग्रॉस एनपी आपका बढ़ गया है। ये ग्रॉस एनपी इनका Q4 से Q1 में भी बढ़ा था, लेकिन उस पर इतना ज्यादा कंसर्न नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि Q1 में लगभग सारे लेंडर के, चाहे बैंक्स हो या एनबीएफसीज हो, थोड़ा बहुत ग्रॉस एनपीए सबका बढ़ा था। वो सीजन था Q1, मतलब वैसे एसेट क्वालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा नहीं होता लेंडर्स के लिए। लेकिन Q2 में जब आपने इंप्रूवमेंट दिखा दिया और सारे लेंडर बोल रहे हैं इंडस्ट्री में कि अब तो इंप्रूवमेंट का ट्रेंड स्टार्ट हुआ है, आगे बना रहेगा, वहां पे अगर आप 15 बेसिस पॉइंट का सीक्वेंशियल जंप दिखाते हो तो ऑफकोर्स मार्केट का तो रिएक्शन उस पर आएगा ही। यहाँ पे एडिशन भी आप देखो, एडिशन का मतलब हो गया फ्रेश स्लीपेजेस, यानी एक क्वार्टर में फ्रेश एनपीए कितना आया। तो ये आप देखो 139 था Q1 में, जो Q4 में 94 था, तो Q1 बढ़ा, लेकिन लास्ट क्वार्टर में इंप्रूव हो गया, 94 चला गया। अब इस क्वार्टर में मोर देन डबल हो गया, 94 से 197 करोड़ हो गया Q1 लेवल पे। तो इतना बड़ा जंप जब ग्रॉस एनपीए में दिखेगा तो आपको प्रोविजंस करने पड़ेंगे और उसका इंपैक्ट आपके पीएनएल के अंदर आएगा। पीएनएल इस बार इनका काफी इंटरेस्टिंग है, मतलब आप देखो नेट इंटरेस्ट इनकम की ग्रोथ ठीक है, नेट ऑपरेटिंग इनकम वो भी ग्रोथ ठीक है। ओपेक्स इतना ज्यादा नहीं बढ़ा इनका इस क्वार्टर में, सिर्फ 17% का इंक्रीज है। उसकी वजह से क्या हुआ, जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट, उसमें कितनी ग्रोथ है, 32%। यानी एक तरीके से इस क्वार्टर में इनको ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है। आप पॉइंट समझो, लोन बुक कितने से ग्रो किया, 29% से, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितने से ग्रो किया है, 32% से। तो वो इसलिए क्योंकि जो आपकी ये ऑपरेशन एक्सपेंसेस जो इतने सारे क्वार्टर से काफी बढ़ रहे थे, इस क्वार्टर में इतना इंक्रीज नहीं हुआ। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे तो बहुत अच्छा काम किया इन्होंने, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपका पैट में तो बिल्कुल ही कन्वर्ट नहीं हो पाया। मतलब बॉटम लाइन में नॉर्मल केस में इनका 40-50% का ग्रोथ आना चाहिए था, लेकिन वो नहीं आया, मतलब 30% भी नहीं हुआ, फ्लैट हो गया वाई वाई। क्यों? क्योंकि आपका प्रोविजन आप देखो वाई वाई कितना ज्यादा इंक्रीज हो गया। मतलब 7 करोड़ का प्रोविजन था बैंक का लास्ट ईयर, इस बार 77 करोड़, लगभग 11 टाइम या 10 टाइम हो गया आपका वाई वाई लेवल पे। इवन Q1 भी हम देखें तो 40% का इंक्रीज है, 55 से 77 करोड़। तो प्रोविजन बढ़ गए, क्रेडिट कॉस्ट बढ़ गया और प्रॉफिट आपका बिल्कुल ही फ्लैट रह गया। ये मेन रीजन है जिसकी वजह से मार्केट ने इतना नेगेटिव रिएक्शन दिया इसके स्टॉक को। अब बात करते हैं कि मतलब ये हुआ क्यों और मैनेजमेंट ने इस पे क्या कमेंट्री दी है। तो सबसे पहले एसेट क्वालिटी के ऊपर ही डिस्कशन है। मैनेजमेंट ने बोला है कि जो हमारा ग्रॉस एनपीए बढ़ा है ना, वो एसएमई सेगमेंट से बढ़ा है, यानी कि रिटेल तो वैसे ही इनका बहुत कम है। रिटेल अनसिक्योर्ड तो आई थिंक पहले 2100 करोड़ था, अब उसको कम करके इन्होंने 600-700 करोड़ कर दिया है। तो इस बैंक के ऊपर कोई माइक्रो फाइनेंस का प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये लोन देते ही नहीं है अनसिक्योर्ड में। बहुत 1%, आधा % का इनका टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन है लोन बुक के अंदर। मेन जो प्रॉब्लम है वो एसएमई बुक के अंदर आया है। तो एसएमई में प्रॉब्लम क्या आया है, बैंक का कहना है जो ग्लोबल लेवल पे आप अनसर्टेनिटी देख रहे हो ना, जैसे कहीं पे वॉर चल रहा है ईरान वगैरह का, कहीं पे टैरिफ की बहुत ज्यादा उसको लेकर के अनसर्टेनिटी चल रही है। तो इन सारी चीजों की वजह से क्या हुआ है, कुछ ऐसे एरियाज में जो हमारे एसएमईज हैं, जो हमारे एसएमई कस्टमर्स हैं, उनके कैश फ्लो में प्रॉब्लम आया है। मतलब उनका बिजनेस जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड था, नए ऑर्डर्स उनको नहीं आ रहे। कुछ ऐसे एसएमईज हैं जिन्होंने ऑर्डर तो भेज दिया है, लेकिन क्लाइंट की तरफ से पेमेंट नहीं आ रहा, पेमेंट आने में डिले हो रहा है। कुछ ऐसे मतलब वो एरियाज हैं, ऐसे एसएमईज हैं जिनके मार्जिन पे इंपैक्ट पड़ गया, क्योंकि इतनी सारी अनसर्टेनिटी है। तो जो कमोडिटीज हैं उनके प्राइसेस बहुत ज्यादा इन्फ्लेट कर गए हैं। तो ये 3-4 रीजन की वजह से हमारे कस्टमर्स के कैश फ्लो के ऊपर एक टेम्पररी हिट आया है अभी। तो उसकी वजह से वो पेमेंट को रेगुलरली पे नहीं कर पा रहे और ये एनपी हमको बढ़ता हुआ दिखा है।
लेकिन मतलब बैंक का कहना है कोई स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम नहीं है। ये स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम क्यों नहीं है? जैसे माइक्रो फाइनेंस में वो जो ओवर लेवरेजिंग हुआ था, वो तो सबको पता था कि अगला 1-2 साल ये प्रॉब्लम रहेगा। इनके केस में इनका कहना है वैसा नहीं है, क्योंकि वो सारे एसएमई कस्टमर्स जिन मतलब जो अकाउंट्स हमको दिख रहे हैं कि डिटोरिएट हुए हैं, ईएमआई उनकी टाइम पे नहीं आ रही, हमने उनको काफी क्लोजली मॉनिटर किया है, तो उनमें से 50% तो ऐसे केसेस हैं जो अगले कुछ टाइम में इंप्रूव हो जाएंगे, जिसकी विजिबिलिटी हमको बहुत क्लियरली दिख रही है। मतलब कुछ कस्टमर्स हैं जिनका बिजनेस अगर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है तो वो दूसरी कंट्री की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, कुछ कस्टमर्स हैं जो एक्सपोर्ट से अब बिल्कुल डोमेस्टिक की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। तो इस तरीके के कस्टमर्स जो हैं वो तो अगले कुछ क्वार्टर में बिल्कुल आपके इंप्रूव हो जाएंगे। आई थिंक इन्होंने 50% नंबर बोला है कि 50% इस तरीके के कस्टमर्स हैं, तो उनमें तो बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है। बाकी जो कस्टमर्स हैं उनको भी हम काफी क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं, लेकिन हमें नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा ऐसा स्ट्रेस हमको देखने को मिलेगा, और आने वाले क्वार्टर्स में एसेट क्वालिटी पे इसकी वजह से कोई ज्यादा सीरियस इंपैक्ट हम मतलब एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। तो इस तरीके की इन्होंने कमेंट्री दी है। अच्छी चीज क्या है इसमें कि इसमें 80% जो इनके लोन्स है ना वो कोलेटरलाइज्ड है। मतलब ऐसा नहीं कि अनसिक्योर्ड लोन दिया है इन्होंने, किसी का प्रॉपर्टी हो गया, किसी का मशीन है, किसी का कोई इक्विपमेंट है, वो इनके पास में एज अ कोलेटरल पड़ा हुआ है। तो कल को चल के अगर ऐसा केस बनता है कि बिल्कुल ही पैसा नहीं आया, तो बैंक जो है उसको वो ऑक्शन करके अपना रिकवरी कर सकता है। लेकिन मैनेजमेंट का क्या कहना है कि हम नियर टर्म में उस चीज के बारे में सोच नहीं रहे हैं। मतलब हमारी जो स्कीम ऑफ थिंग्स है उसमें ये ऑक्शन वाला जो पार्ट है ना, ये हमारे प्रायोरिटी पे नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बैंक का कहना है कि ये सारे जो एसएमईज है ना, ये काफी टाइम से हमारे साथ में मतलब इनके रिलेशनशिप है, इनका लोन वो देते हैं, टाइम पे रीपे करते हैं, तो बहुत लंबा रिलेशनशिप है उनके साथ में। अब उनके बिजनेस में ये जो एक प्रॉब्लम आया है कुछ क्वार्टर से, तो इस टाइम पे हम नहीं चाहते कि मतलब उनके ऑक्शन वगैरह हम करें, हमारा पैसा रिकवर करें और जो रिलेशनशिप है वो बिल्कुल ही खत्म कर दें। तो हमारा अभी फोकस है कि जितना हो सके उन कस्टमर्स को हम सपोर्ट करें। मतलब जो भी 1-2 क्वार्टर का पेन और झेलना पड़ेगा उनको हम सपोर्ट करें। अभी नियर टर्म में हम ऑक्शन के बारे में नहीं सोच रहे हैं। हाँ, मतलब हमको अपना फाइनेंशियल भी सपोर्ट करना है, मतलब उसको मेंटेन करके रखना है। तो अगर हमको लगेगा कि कस्टमर की हालत बिल्कुल ही खराब हो रही है, कि वो रिकवर ही नहीं कर पा रहा, मतलब वो वहां से इंप्रूव ही नहीं हो पा रहा उसका कैश फ्लो, तब जरूर उस केस में हम जाके ऑक्शन करेंगे। लेकिन मतलब मेन प्रायोरिटी भी अभी हम सोच नहीं रहे हैं कि उनकी ये प्रॉपर्टी वगैरह हम ऑक्शन करने को देखें। कुछ कस्टमर्स के साथ में इन्होंने रेजोल्यूशन वगैरह भी किया है, मतलब कि किसी की ईएमआई अगर 1 साल की है, 2 साल की है, तो उसको बढ़ा करके 3 साल 4 साल कर दिया। तो इस तरीके की चीजें भी कंपनी कर रही है। लेकिन ऐसा कुछ इन्होंने पूरा कॉन्कॉल अगर आप सुनोगे तो मैनेजमेंट काफी कॉन्फिडेंट है इस पार्ट पे कि ये 1 क्वार्टर का पेन था, और मतलब हमको इसमें ज्यादा इंक्रीमेंटल स्ट्रेस देखने को नहीं मिल रहा है। इसमें कर क्या रहे हैं ये, इंक्रीमेंटली ना इन्होंने इसमें ग्रोथ बंद कर दिया है। ग्रोथ बंद कर दिया मतलब ग्रोथ बहुत कम कर दिया है। इनका कहना है FY26 में तो हम देख रहे हैं कि एसएमई जो हमारा बुक है वो लेस देन 20% से ग्रो करेगा। Q1 में भी, Q1 ऑफ FY27 में भी ये सेम ट्रेंड बना रहेगा। Q2 में जाके अगर चीजें इंप्रूव होती है तब हम वापस से एसएमई को 20% के आसपास से ग्रो करने को देखेंगे। लेकिन नियर टर्म में अभी इसका ग्रोथ जो है वो कम कर दिया है। तो मतलब एक तरीके से ये थोड़े से कॉशियस भी हैं, मतलब अपने आप को सेफ भी रख रहे हैं, ज्यादा एक्स्ट्रा लोन यहाँ पे ये डिसबर्स नहीं कर रहे इस एरिया के अंदर। दूसरे साइड पे वहां से बिल्कुल एग्जिट भी नहीं कर रहे, उन कस्टमर्स को ऐसे छोड़ भी नहीं रहे। जैसे वो पीरामल के केस में हमने डिस्कस किया था ना, जहां पे वो स्मॉल टिकट लैब से उन्होंने बिल्कुल एग्जिट कर लिया था, क्योंकि वहां पे तो बिल्कुल ही खराब हालत थी, कस्टमर रिकवरी नहीं हो पा रहा था। यहाँ पे वैसा केस नहीं है। तो बैंक जो है वो थोड़ा सा कॉशियस जरूर है, लेकिन काफी कॉन्फिडेंट है। मतलब अगर आप पूरा कॉन कॉल सुनोगे तो मैनेजमेंट इस चीज को लेकर के बहुत श्योर है कि एसेट क्वालिटी यहां से और हमारी डिटोरिएट नहीं होगी, स्पेशली इस एसएमई वाले सेगमेंट के अंदर। तो ये मेन रीजन था, और इन्होंने आगे का आउटलुक भी दे दिया है। इनफैक्ट इनका जो ग्रॉस एनपीए का गाइडेंस भी है कि 2% के आसपास का ग्रॉस एनपीए और 1% का नेट एनपीए, ये हमको मेंटेन करना है। तो अभी भी आप देखोगे एनपीए बढ़ा जरूर है, लेकिन उसके आसपास ही है, मतलब उस लेवल को इन्होंने क्रॉस नहीं किया। और इस कॉल में भी इन्होंने वो गाइडेंस मेंटेन रखा है कि ग्रॉस एनपीए हमारा 2% से ज्यादा नहीं जाएगा, बिलो 2% ही रहेगा। तो अभी भी 1.96% है। प्लस क्रेडिट कॉस्ट का गाइडेंस भी इन्होंने मेंटेन रखा है, मतलब बैंक मैनेजमेंट ने ये भी नहीं बोला कि क्रेडिट कॉस्ट हमारा आने वाले क्वार्टर में इंक्रीज होगा। तो ये सारी जो चीजें हैं, कमेंट्री है, वो काफी पॉजिटिव है। प्लस एक और चीज है, इनका कहना है कि ये जो आपको ग्रॉस एनपीए एकदम से बढ़ा हुआ दिखा है ना, इसके कुछ टेक्निकल रीजन भी है। टेक्निकल रीजन का मतलब क्या हुआ कि कुछ ऐसे एसएमई अकाउंट थे जो मतलब रिकवर होने वाले थे इस क्वार्टर के अंदर, तो उनका पेमेंट एक्सपेक्टेड था जैसे 30 दिसंबर को या 31 दिसंबर को, बट आपका हॉलीडे की वजह से या फिर नॉन अवेलेबिलिटी की वजह से, कुछ पेपर वर्क की वजह से उनका जो पेमेंट है वो मतलब 31 को नहीं आ पाया। तो आपका जो अकाउंट है वो आपको ये क्वार्टर खत्म हो गया, तो आपको उनको एनपीए में डालना पड़ा। लेकिन मैनेजमेंट क्या बोल रहा है कि ये जो जनवरी अभी तक गया है, इसमें हमने लगभग 30 करोड़ रिकवर कर लिया है ऑलरेडी। तो अपग्रेड हो गया अकाउंट। अपग्रेड होने का मतलब क्या हुआ कि वो एनपीए में चला गया था, लेकिन वो वापस स्टैंडर्ड कैटेगरी में आ गया, क्योंकि जो भी उनके पुराने ईएमआई थे, इंटरेस्ट वगैरह था, वो इन्होंने पे कर दिया। तो ये सारी चीजें जो है वो कॉन्फिडेंस दे रही है एक तरीके से कि आगे चल के ग्रॉस एनपीए इनका और ज्यादा इंक्रीज नहीं होगा। मतलब वन ऑफ तो नहीं बोल सकते, लेकिन कोई बहुत सीरियस प्रॉब्लम नहीं है इनके एसेट क्वालिटी के अंदर। तो ये सारी चीजें इन्होंने एक्सप्लेन कर रही है। तो ये हो गया आपका एसेट क्वालिटी वाला पार्ट।
फिर दूसरा जो चैलेंज आ रहा है इनका डिपॉजिट बुक के ऊपर। तो डिपॉजिट बुक पे ना दो चीजें हैं, एक तो पूरी इंडस्ट्री लेवल, मतलब इंडस्ट्री को ही देखो आप स्ट्रगल कर रहा है, दूसरा है बैंक इंटरनली भी थोड़ा सा बाकी बैंकों से अंडर परफॉर्म कर रहा है। तो इंडस्ट्री वाले पार्ट को समझते हैं। बैंक का कहना है कि डिपॉजिट में इंडस्ट्री में ना एक तरीके का वॉर चल रहा है, मतलब एक एक रुपए की डिपॉजिट के लिए बैंक्स जो हैं वो लड़ रहे हैं आपस में कि कौन ज्यादा इंटरेस्ट रेट ऑफर करके कस्टमर से डिपॉजिट ला पाएगा। तो इस एनवायरनमेंट में कभी भी आपको सस्ते डिपॉजिट तो मिलेंगे नहीं, तो वहां पे कंपटीशन हमेशा बना हुआ है। यानी कि रेट कट जरूर हुए हैं, आरबीआई ने रेपो रेट कट जरूर किया है, जो एसबीएफसी फाइनेंस ने भी बोला था, लेकिन बैंक्स के जो डिपॉजिट रेट्स है ना उसमें बैंकों को इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिल रहा है। वहां पे कंपटीशन इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है। जो कंज्यूमर्स हैं, जो कस्टमर्स हैं, जो डिपॉजिटर्स हैं, वो एक तरीके से अब अवेयर हो चुके हैं कि हमको हमारे पैसे पे ज्यादा इंटरेस्ट रेट चाहिए। तो या तो वो बिल्कुल ही अवॉइड कर रहे हैं सेविंग अकाउंट में, एफडी में पैसा रखना, और जो रख भी रहे हैं वो उन बैंकों को प्रेफरेंस दे रहे हैं जो उनको ज्यादा इंटरेस्ट रेट दे रहा है। तो इंडस्ट्री वाइड अगर हम देखें तो ये चैलेंज अभी बना हुआ है। तो एक तो ये इंडस्ट्री का चैलेंज है। दूसरा सीएसबी बैंक का क्यों, मतलब डिपॉजिट ग्रोथ तो अच्छा है लेकिन डिपॉजिट क्वालिटी क्यों इतनी खराब है। तो इनका वो जो सीबीएस सिस्टम होता है ना, कोर बैंकिंग सिस्टम, हर एक बैंक का जो टेक्नोलॉजी वो यूज करते हैं सीबीएस, तो बाकी बैंकों ने तो मतलब काफी सालों से उसको अपग्रेड कर लिया। इनका जो सीएसबी बैंक का जो सीबीएस सिस्टम है, कोर बैंकिंग सिस्टम, ये बहुत पुराना वाला है। तो उसकी वजह से मतलब आप देखोगे इनका टेक वाला जो पार्ट है, या फिर नेट बैंकिंग है, या फिर मोबाइल बैंकिंग है, या फिर जो ऑनलाइन बैंकिंग में आपके सारे प्रोडक्ट जो है इंटीग्रेट होते हैं, ये सारी चीजें इनकी बहुत ही खराब है। इसकी वजह से ये कंपनी, ये बैंक जो है, ये रिटेल कस्टमर्स को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है। जैसे आप देखो एचडीएफसी या आईसीआईसीआई बैंक या एक्सिस बैंक, किसी भी बैंक को पकड़ो जो मेन स्ट्रीम बैंक है, उनका ऑनलाइन और ये डिजिटल वाला पार्ट बहुत स्ट्रांग है, कस्टमर ऑनबोर्डिंग बहुत इजी हो जाती है। तो इनकी मैनेजमेंट क्या बोलती है, हमारा क्योंकि वो पुराना वाला मॉडल था, तो उस पर कस्टमर ऑनबोर्डिंग से लेकर के क्रॉस सेलिंग, उनको नए नए प्रोडक्ट्स देना, कस्टमाइज ऑफर्स देना। जैसे आपको पता है कि कोई कस्टमर ज्यादा डिपॉजिट रखता है आपके अकाउंट में, तो उसको रिटेन करने के लिए या फिर उससे ज्यादा और डिपॉजिट लेने के लिए आप उसको कुछ अच्छे अच्छे ऑफर देते हो। तो ये सारी चीजें कब दोगे, जब आपके पास में डेटा पूरा इंटीग्रेटेड होगा। लेकिन वो चीज नहीं है। आप इसको ऐसे समझो जैसे बाकियों के पास में है एंड्रॉइड फोन और इनके इनके पास में वो नोकिया वाला फोन है। तो नोकिया में मतलब आप वो जोमेटो वगैरह कैसे ऑर्डर करोगे, वो चीज तो आपका हो नहीं सकता। तो वो इनके इनके साथ में चैलेंज है। इसकी वजह से इनका अगर आप रिटेल वाला पार्ट देखोगे तो वो बहुत ही खराब है। बट ये पास था। अभी इन्होंने वो जो सस्टेन और बिल्ड वाला जो फेज गया है, इनका बिल्ड वाला फेज अभी चल रहा है, उसमें इन्होंने इसी पे इन्वेस्ट किया है। तो अब इस बैंक के पास में नया सीबीएस सिस्टम आ गया, कोर बैंकिंग सिस्टम। तो यहां से मैनेजमेंट क्या बोल रहा है कि अब आप डायरेक्शनली अगला 18 महीना 24 महीना जो आप देखोगे, 1.5 से 2 साल, उसमें हमारा ये जो रिटेल बुक है वो ग्रो करेगा। इसी वजह से एक्चुअली आप देखोगे इनका जो लोन मिक्स भी है ना, उसमें भी रिटेल का कंट्रीब्यूशन इतना ज्यादा नहीं है, क्योंकि ये दोनों चीजें बिल्कुल पैरेलल चलती है। अगर आपके पास में रिटेल डिपॉजिट है तब आप रिटेल लोन बुक अच्छे से ग्रो कर सकते हो। अगर आपके पास में रिटेल कस्टमर्स ही नहीं है, डिपॉजिटर्स ही नहीं है ज्यादा, तो आप रिटेल कस्टमर को भी ज्यादा ग्रो नहीं कर सकते। फिर आपको यही एसएमई बैंकिंग, होलसेल बैंकिंग और जो आपका ये गोल्ड लोन वगैरह है, इसी पे फोकस करना पड़ेगा। जैसे आप वो साउथ इंडियन बैंक को देखो, कर्नाटका बैंक को देखो, वो भी इसी लीग में आते हैं। तो इस बैंक ने वो वाली चीज अब इंप्रूव कर ली है, कोर बैंकिंग सिस्टम पे इन्वेस्ट किया है, उसको अपग्रेड किया है, और अब बैंक कह रहा है कि अगले 18 से 24 महीने में इसमें इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। प्लस एक और चीज ये क्या कर रहे हैं, मतलब अभी नियर टर्म में तो लोन बुक को ग्रो करना है, तो बैंक कह रहा है कि ग्रोथ गाइडेंस तो हमने मेंटेन रखा है कि 25% से ज्यादा रेट से हमको अपने लोन बुक को ग्रो करना है। तो उसके लिए डिपॉजिट हम अभी कोशिश कर रहे हैं कि 20-25% के रेट पे ग्रो कर रहे हैं। और हम हमारे लोन ऑफिसर्स को बोल रहे हैं कि अगर आप किसी एसएमई को लोन दे रहे हो या किसी कॉर्पोरेट को लोन दे रहे हो, तो आपको ये मेक श्योर करना है कि उसका डिपॉजिट भी आप लेकर के आओ। यानी एक तरीके से जिस बोरोवर को ये लोन दे रहे हैं, डिपॉजिट भी उसी का है, तो वो बोरोवर खुद अपने अपने लोन को फंड कर रहा है एक तरीके से। तो ये स्ट्रेटेजी अभी ये फॉलो कर रहे हैं नियर टर्म में। इसके अलावा जो आपका बॉन्ड मार्केट है, रीफाइनेंसिंग है, उन सारी चीजों के थ्रू बैंक मेक श्योर कर रहा है कि हमारे लोन बुक की ग्रोथ को मेंटेन रखे 25% के आसपास। ये रिस्क जरूर है, क्योंकि कल को चल के अगर मतलब जो आपके अदर सोर्सेस हैं फंड उठाने के, उसमें अगर कॉस्ट आपका बढ़ता है तो हो सकता है या तो आपको ग्रोथ को रोकना पड़े या थोड़े से आपके मार्जिन के ऊपर प्रेशर आए। लेकिन अभी तक मैनेजमेंट इस चीज को अच्छे से मैनेज कर पाया है, और आगे का भी इनका आउटलुक यही है कि जब तक रिटेल का पार्टिसिपेशन बढ़ता नहीं है नेक्स्ट 18 मंथ 24 मंथ के अंदर, तब तक हम इस स्ट्रेटेजी के साथ में आगे चलेंगे। तो ये हो गया इनका डिपॉजिट वाला पार्ट। फिर अगला पार्ट आता है आपका कॉस्ट टू इनकम का। मतलब कॉस्ट टू इनकम इंप्रूव जरूर हुआ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे, लेकिन अभी भी बहुत ज्यादा है, 60% का कॉस्ट टू इनकम है। और आप जितने भी मेन स्ट्रीम बैंकों को देखो, उन सबका कॉस्ट टू इनकम कितना है, 45 से लेकर के 50% के बीच में, या फिर बिलो 45 भी है कई सारों का। तो कॉस्ट टू इनकम क्यों ज्यादा है, क्योंकि वही सस्टेन और बिल्ड वाला फेस इनका चला है, तो उसमें इन्होंने बहुत इन्वेस्ट किया है। ये जो सीबीएसई जो इन्होंने अपग्रेड किया है कोर बैंकिंग सिस्टम, तो मैनेजमेंट का बोलना है कि उसमें हमारा डबल एक्सपेंस लगता था,
क्योंकि एक तो खर्चा होता था जो पुराना सीबीएस सिस्टम है उसको चलाना है जब तक नया वाला बन नहीं जाता, और दूसरा खर्चा था नया सीबीएस सिस्टम बनाने के ऊपर, प्लस जो हमारा स्टाफ है, पूरे जो एम्प्लॉयज है, उनको ट्रेन करना, उनको अच्छे से इस सिस्टम को कैसे चलाना है, सारे कंप्लायंस वाला पार्ट, ये सारी चीजों को लेकर के हमारा एक्सपेंस अभी काफी बढ़ा हुआ है। अब कॉस्ट टू इनकम का इनका गाइडेंस है कि अगले एक साल तक यहीं पे बना रहेगा, मतलब 60% के आसपास आपको दिखेगा FY27 तक। फिर FY28 ऑनवर्ड्स हमारा मतलब ऑपरेटिंग लिवरेज आपको दिखना स्टार्ट होगा, कॉस्ट टू इनकम धीरे धीरे कम होगा, और बाय द एंड ऑफ FY2030 इन्होंने एक तरीके का गाइडेंस आप बोलो दिया है कि हमारा कॉस्ट टू इनकम हो जाएगा 50%। तो अगला एक साल कॉस्ट टू इनकम सेम रहेगा, लेकिन उसके अगले 2-3 साल में हमको काफी अच्छा ऑपरेटिंग लेवरेज देखने को मिल सकता है, मतलब 60% से 50% कॉस्ट टू इनकम आ जाएगा। तो मोटा मोटा 20% का इंप्रूवमेंट बैंक के कॉस्ट टू इनकम के अंदर होगा। तो ये ओवरऑल इन्होंने आउटलुक दिया है या गाइडेंस दिया है। तो कहने का मतलब क्या है कि एसेट क्वालिटी का जो प्रॉब्लम था वो वन ऑफ नहीं है, लेकिन ऐसा कोई बहुत सीरियस प्रॉब्लम भी नहीं है, बैंक उसको अच्छे से मैनेज कर रहा है। और कॉन्फिडेंस आता भी क्यों है, क्योंकि अगर आप इनका 3 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखो इस मैनेजमेंट का, जो प्रभे मंडल जी जो इसको लीड कर रहे हैं पिछले 3-4 साल से, तो उनके टेन्योर में इंडस्ट्री में तो कितने सारे बड़े बड़े चैलेंजेस आए ना, मतलब माइक्रो फाइनेंस आप देखो, ओवर लेवरेजिंग वाला जो इशू चला, फिर पीछे अभी वो एमएसएमई को लेकर के वो प्रॉब्लम चल गया था, लोन वगैरह। तो इस बैंक को कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं आया। इनका एसेट क्वालिटी अगर आप देखोगे पिछले 3-4 साल में बहुत स्टेबल रहा है। इनका सिर्फ ओपेक्स जो है, ऑपरेशनल एक्सपेंसेस जो हैं, वो इनके ज्यादा रहे हैं, जिसकी वजह से पैड ग्रो नहीं कर पाया। इनके एसेट क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उस चीज की वजह से, उस ट्रैक रिकॉर्ड की वजह से कॉन्फिडेंस आता है कि बैंक इसको अच्छे से मैनेज कर लेगा। प्लस ये कमेंट्री भी आप जो इन्होंने दी है इस कॉन कॉल में, वो भी आपको क्लियरली शो कर रहा है ना कि 30 करोड़ तो आपने ऑलरेडी अपग्रेड हो गया है, और एसएमई में आप इंक्रीमेंटली लोन भी नहीं दे रहे हो, आपके पास में गोल्ड लोन है, आपके पास में होलसेल लोन है, वहां पे आप फोकस कर रहे हो, तो वहां से बैंक उसको मैनेज कर रहा है। प्लस गोल्ड लोन में भी एक और चीज है, जैसे इनको पूछा गया कि अगर आप अगले कुछ टाइम में गोल्ड लोन पे ज्यादा फोकस करोगे, गोल्ड लोन ऑलरेडी आपका मोर देन 50% है, तो क्या ये आपका रिस्क नहीं बढ़ा देगा? तो बैंक का कहना है, जो हमने पहले भी डिस्कस किया है, कि इनका जो गोल्ड लोन की क्वालिटी है, जैसे हमने यहां पे भी देखा, वो काफी बेटर है बाकी लेंडर्स के कंपैरिजन में, क्योंकि एक तो यील्ड ये काफी कम करते हैं, 11.8% का यील्ड है, यानी कि आप वैसे ही काफी अच्छे कस्टमर्स के साथ में डील कर रहे हो। दूसरा, मैनेजमेंट का बोलना है कि हम मेक श्योर करते हैं कि सिर्फ कंजम्पशन बेसिस के लिए हम ये गोल्ड लोन ना दें। तो हम अभी जो इन्होंने नया सेगमेंट स्टार्ट किया है गोल्ड लोन में, उसमें ये वर्किंग कैपिटल के लिए गोल्ड लोन दे रहे हैं, किसी को मशीनरी वगैरह परचेज करनी है उसके लिए ये गोल्ड लोन दे रहे हैं। तो मतलब बैंक का टारगेट है कि ज्यादा जो हम लोन डिसबर्स करें गोल्ड लोन के अंदर, वो प्रोडक्टिव जगह पे जाए, ताकि मतलब इनकम का सोर्स बने और कस्टमर उसको आराम से रीपे कर पाए, एसेट क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं आए। प्लस दूसरी तरफ मैनेजमेंट ये भी मेक श्योर कर रहा है कि जो हमारा एलटीवी है ना, लोन टू वैल्यू रेशियो, वो भी इंक्रीमेंटली 60% या बिलो 60% रहे। तो अभी पिछले 1-2 क्वार्टर में इन्होंने जितने भी लोन डिसबर्स किए हैं, उसका एलटीवी 60% या बिलो 60% है। क्योंकि उसका मतलब क्या हुआ, अभी गोल्ड के प्राइसेस आप अज्यूम करो जैसे 1.5 लाख है, अगर कल को चल के 20% रिडक्शन होता है गोल्ड के प्राइसेस में, तो इनका पोर्टफोलियो जो है वो सेफ है, उस पर रिस्क नहीं आएगा। मतलब ये क्या कर रहे हैं, अगर किसी कस्टमर के पास में एग्जांपल के लिए 1 लाख का गोल्ड है, तो ये कंपनी उसको लोन दे रही है 60,000 का, ये 55,000 का, तो इन्होंने अपना रिस्क एक्सपोजर काफी कम कर लिया है। अब 1 लाख रुपीज का गोल्ड अगर 20% उसका प्राइस करेक्ट होता है तो वो होगा 80,000, लेकिन इन्होंने लोन कितना दिया है, 55 से 60,000, तो इनका जो लोन का अमाउंट है, जो एक्सपोजर है, वो काफी इन्होंने कम रखा है। तो उस वजह से बैंक काफी कॉन्फिडेंट है कि इस कम रिस्क के साथ में हम इसको आराम से ग्रो कर सकते हैं, और यील्ड भी हमको ये काफी अच्छा बना के देता है बाकी प्रोडक्ट्स के कंपैरिजन में। तो ये ओवरऑल इनका आउटलुक है। एसेट क्वालिटी मतलब स्टेबल हो जाएगी आने वाले क्वार्टर्स में। इन्होंने बोला Q4 से ही आपको हो सकता है इंप्रूवमेंट देखने को मिले, और उसके बाद आपका ये जो पीपीओपी है, बाकी जो यील्ड है, मार्जिन है, मार्जिन का भी इन्होंने गाइडेंस दिया है 3.7 से 3.9% का। मतलब यहां से और इंप्रूव नहीं होगा, लेकिन इसका डाउन साइड भी मैनेजमेंट कह रहा है 3.7% के आसपास हम मेंटेन रखेंगे, क्योंकि अगर कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट हमारा बढ़ता है, मतलब हमको डिपॉजिट ग्रो करना है एग्रेसिवली और उसके लिए ज्यादा इंटरेस्ट रेट अब देना पड़ता है हमको, तो हमारे पास में गोल्ड लोन है और हमारे पास में होलसेल लोन है, जिसको यूज करके हम हमारे ओवरऑल मार्जिन को प्रोटेक्ट करके रखेंगे। तो ये ओवरऑल इन्होंने कमेंट्री दिया है। मतलब ऐसा कोई बहुत सीरियस कंसर्न नहीं है, एसेट क्वालिटी इनका स्टेबल हो जाएगा आने वाले क्वार्टर्स में, और बाकी ग्रोथ का गाइडेंस इन्होंने मेंटेन रखा है 25% से ज्यादा का। हाँ, ऑपरेटिंग लेवरेज या फिर प्रॉफिटेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू पे हमको वेट करना पड़ेगा। मतलब एटलीस्ट FY27 का Q3 तक तो कुछ ज्यादा एडवांटेज नहीं दिखेगा, लेकिन उसके बाद से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ऑपरेटिंग लेवरेज इनको अच्छा मिलेगा। और वैसे भी हमने सीएसबी बैंक को जब फर्स्ट टाइम डिस्कस किया था, तब हमने यही सारी चीजें बात करी थी कि अगर मुझे इस बैंक को प्ले करना है, क्योंकि पूरे बैंकिंग स्पेस में अगर मैं देखूं तो एक बहुत अच्छा बेट लगता है मीडियम टर्म के पर्सपेक्टिव से। मतलब ये नहीं कि मुझे 6 महीना 1 साल के अंदर एक अच्छा मैं री रेटिंग एक्सपेक्ट करूं इसमें, जैसे हमने कुछ माइक्रो फाइनेंस के अंदर देखा है, उस कैटेगरी का नहीं है। कुछ क्वार्टर तक का इसमें पेन रहेगा, और एक्चुअली ना अच्छा हुआ
इनका ये ग्रॉस एनपीए बढ़ा और ये 14-15% का करेक्शन हुआ स्टॉक में, ये अच्छा हुआ क्योंकि सिर्फ बिजनेस अपडेट आया था जिसमें इनका लोन बुक ग्रो किया और उसके बेसिस पे मार्केट में मतलब 15-16% का स्टॉक भाग गया था। तो इस मतलब अननेसेसरी स्टॉक भागना भी नहीं चाहिए क्योंकि अभी टाइम है, वो ऑपरेटिंग लिवरेज अभी नहीं मिलेगा इनको, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो तब तक ऐसा थोड़ा बहुत करेक्शन हो जाए अच्छा है, वैल्यूएशन और सस्ता हो जाता है। मतलब अगर मुझे एक्यूमुलेट करना है तो मैं आराम से कर सकता हूँ। तो पेशेंस वाला है, लेकिन आपको एक ट्रेजेक्ट्री अच्छी दिख रही है इस बैंक की अगले 3-4 से, मतलब अगले 3-4 साल के पॉइंट ऑफ व्यू से। और अभी भी आप प्राइस टू बुक देखोगे तो 1.5 1.6 का है। आरओई का भी इनका टारगेट है कि आगे चल के 15% प्लस का आरओई करना है। आरओई अभी 1.2 है, उसका इन्होंने गाइडेंस दिया 1.5 या 1.5 से बेटर रखेंगे। तो ओवरऑल सारी चीजें ठीक है, बस ये है कि मुझे थोड़ा सा इसमें पेशेंस रखना है, आराम से मैं इसमें बिल्ड कर सकता हूं। अगर करेक्शन होता है तो वो मेरे लिए और अच्छी अपॉर्चुनिटी है। डायरेक्शन ओवरऑल बैंक का काफी अच्छा है। बाकी ट्रैकिंग इसका कंटिन्यू रखेंगे। आपके जो भी डाउट्स हैं शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।